Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to continue the series of CS 205 that is information security और बेसिकली जो है आज हमने इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 156 से स्टार्ट करना है. यहाँ टाइटल देख के आपको पता चल गया कि इस टॉपिक में हमने क्या करना है. बेसिकली हम CSC कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं. CSC क्या है? लाइक क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, ठीक है. और ओवरऑल हमारे पास जो CIS और जिस तरह डीजा स्टिक्स इस तरह के डिफरेंट सिक्योरिटी के बेंचमार्क्स होते हैं, इसी तरह हम CIS के टॉप 20 कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं. और इस वक्त उन टॉप 20 कंट्रोल्स में जो 5th कंट्रोल हम देख रहे हैं कि आपकी लाइक जो भी आपका सिक्योरिटी ओवरले है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस लाइक आपका जो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, कोई हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट का फॉर एग्जांपल अकाउंट है जिसके पास ज़्यादा परमिशंस हैं, तो वो कैसे अपने सिस्टम को यूज़ करेगा इस सेंस में कि आपका जो सिस्टम है वो सिक्योरिटी होल्स से जो है वो महफूज रहे, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये टोटल 20 कंट्रोल्स हैं जिनकी हम बात करते आ रहे हैं. अब फ़िलहाल हम क्योंकि कंटिन्यू कर रहे हैं अपने पिछले ही कंट्रोल को, तो यहाँ पे वो एक रूल बता रहे हैं कि यूज़ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस इंक्लूडिंग द डोमेन एडमिनिस्ट्रेटिव. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज़ करना है, ठीक है. अगर लाइक आपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स को अगर आपने अप्रोच करना है या उनकी कोई परमिशंस ग्रांट करके आपने उनके सिस्टम को मॉडिफाई करना है लाइक उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहते रहते, तो उसमें आपने क्या करना है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज़ करना है. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बेसिकली जिस तरह हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की हमने बात की थी, जिसमें एक से ज़्यादा मेथड जो है उससे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी या अपनी वेरिफिकेशन करवानी पड़े और फिर आपको सिस्टम पे जो है वो एक्सेस मिले, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे एक और टर्म यूज़ हुआ है डोमेन एडमिनिस्ट्रेटिव. डोमेन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स या डोमेन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स वो होते हैं जिसमें कह लें कि 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स या सिस्टम्स इस तरह हो जो कोई सेंट्रल सर्विस, कोई सेंट्रल सर्वर, वो कोई राउटिंग डिवाइस भी हो सकती है, कोई इंटरनेट डिवाइस, मतलब अगर कोई भी सेंट्रल डिवाइस काफ़ी सारे कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं तो वो हम कहते हैं कि ये मिला के एक डोमेन बन गई है, ठीक है. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक्स आपके पास आ सकती हैं, लाइक स्मार्ट कार्ड्स जैसे हम यूज़ करते हैं डिफरेंट जगहों पे एंट्री के लिए, ठीक है. इसी तरह सर्टिफिकेशंस, फिर वन टाइम पासवर्ड्स. अक्सर एप्लीकेशंस में फॉर एग्जांपल अगर हमने अकाउंट फॉर एग्जांपल साइन अप करना होता है तो वन टाइम पासवर्ड हमें ईमेल पे जो है वो सेंड हो जाता है, ठीक है. इसी तरह बायोमेट्रिक्स क्या होता है कि बायोलॉजिकल जो ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक वॉइस प्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, उनकी हेल्प से अगर हमने किसी पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो वो आ जाता है बायोमेट्रिक्स में, ठीक है. तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सिक्योरिटी ओवरले में सिक्योरिटी पोस्चर में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है कि अगर तो आपके पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सपोर्टेड नहीं है तो फिर आपने क्या करना है. लाइक अगर आपका कोई सिस्टम है या सिस्टम में आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को फॉर सपोज़ नहीं कर रहा सपोर्ट, ठीक है, मतलब उसमें वो एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने सिस्टम में और सिस्टम में जितने भी अकाउंट्स यूज़ हो रहे हैं उनमें आपने लॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ करने हैं. अब जब कहा जाए कि आपने लॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ करने हैं, व्हाट इट टिपिकली मीन्स कि आपका जो पासवर्ड है वो 14 कैरेक्टर्स से ज़्यादा जो है वो लेंथी होना चाहिए, ठीक है. ये आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना है. वेल, एडमिनिस्ट्रेटर्स शुड बी रिक्वायर्ड टू एक्सेस अ सिस्टम यूजिंग अ फुली लॉग्ड एंड नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट. अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जो लाइक आपकी जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है आपकी, अगर उसमें किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने, किसी हाई प्रिविलेज वाले एम्प्लॉई ने, किसी पर्सन ने किसी और सिस्टम को एक्सेस करना है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो कोई नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट ही यूज़ करे और उसके अलावा वो लाइक उसमें फुल क्रेडेंशियल्स और पूरा लॉगिन का सिस्टम जो है वो दे के और फिर उस सिस्टम को एक्सेस करे. ये नहीं कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है वो बाकी नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स को खुद से जो है वो एक्सेस कर सकता है. क्यों? क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी सर्वर्स हैं, उन सब में जो है वो सिक्योरिटी के हिसाब से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो रिजाइड कर सकती है. तो इसलिए मेक श्योर करना होता है कि लाइक हर सिस्टम पे अगर हमने उसके रिसोर्सेज को एक्सेस करना है तो हम प्रॉपर चैनल से जाएँ, ठीक है. अच्छा जी, अब इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किसी नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट को लाइक एक्सेस करना था तो सबसे पहले उसने क्या किया, उसने पूरे अपने क्रेडेंशियल्स वगैरह लाइक अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारा कुछ देके उसने उस सिस्टम पे लाइक पहले जो है वो साइन इन किया, ठीक है. फिर उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि अगर एक बार उसने साइन इन कर लिया, वो लॉग इन हो गया, उसके बाद जो है वो क्या करेगा,
लाइक वो फिर ट्रांजिशन कर जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस पे। और अगर वो आपसे शॉर्ट में पूछ ले कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर किसी नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट में कैसे अपनी प्रिविलेजेस, अपनी परमिशंस और अपनी जो उनकी ग्रांट्स होती हैं वो कैसे चेंज कर सकता है, तो आपने कहना है कि डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं। अगर तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स या यूनिक्स है तो सब्सटीट्यूट यूज़र डू, और इसी तरह अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें रन एज़ कमांड। जैसे अभी हमने असाइनमेंट की थी तो उसमें मैंने आपको कहा था कि राइट क्लिक करें और वहाँ पे रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर। तो इससे क्या होता है बेसिकली कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपके सिस्टम को यूज़ कर रहा है तो पहले उसने लॉगिन किया एज अ नॉन एडमिनिस्ट्रेटर और फिर उसने अपनी जो प्रिविलेज है, अपनी जो लाइक परमिशंस जो उसको ग्रांट की गई थी वो उसने इन टूल्स को यूज़ करके जो है वो चेंज कर ली। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो एक डेडिकेटेड मशीन यूज़ करेंगे। लाइक डेडिकेटेड मशीन, जैसे मैंने आपको कहा था कि फॉर एग्जांपल जो आपका पूरा सिस्टम है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी पोस्चर है, उसे एक घर की तरह कंसीडर करें। लेकिन अगर घर के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या इस तरह की चीज़ें हैं तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा रूम हो जिसमें हम सारी सेफ़ मतलब जो भी हमने जिन चीज़ों को ज़्यादा सेफ़ रखना है वो रखें। तो इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा रूम्स हैं, ठीक है, अगर एक रूम में हम इस तरह के सर्वर्स और इस तरह के कंप्यूटर्स रखें जिनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स और हायर प्रिविलेजेस वाले लोग जो हैं वो एक्सेस कर सकें, तो हम कहेंगे कि ये डेडिकेटेड मशीन्स रखी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, जो सिर्फ स्पेसिफिक काम करने के लिए कर रहे हैं। और इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि हम उन एरियाज़ में सिक्योरिटी होल्स को एक्सप्लॉइट होने से बचाते हैं। लाइक उसमें वहाँ पे हम ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग रखते हैं, उनकी हार्डनिंग ज़्यादा करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो जो मशीन है वो कह रहा है कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से जो है वो आइसोलेट की जाएगी और उसके अलावा उस पर इंटरनेट एक्सेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम जितना इंटरनेट उस पर अवेलेबल होगा, लाइक जितनी इंटरनेट की अप्रोच होगी उसमें, तो वो उतना ज़्यादा वल्नरेबल होगा, उतना ज़्यादा हैकर्स उसको जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर हम लाइक LMS से डाउनलोड करें ना फाइनल की स्लाइड्स, तो यहाँ पे आपको 156 तक मिल रही हैं और 156 से 163 तक लाइक ऑनवर्ड्स दरम्यान में जो है 157 अप टू 162 ये मिसिंग है। तो इनको हम करते हैं LMS से। सो यहाँ पे हमारे पास है टॉपिक नंबर 157। Well, in this अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि आपके पास जो है लाइक क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल की हमने बात करनी है, विच इज़ ऑन नंबर 6। ठीक है, अब पहले 5 सिक्योरिटी कंट्रोल्स हमने देख लिए हैं, अब छठे पे आ जाएं। अब वो इसमें बेसिकली क्या है, मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ ऑडिट लॉग्स। अब जो भी आपका सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे हमने डिफरेंट लाइक कह लें कि वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल्स यूज़ किए थे, जैसे नेसेस, कॉलेज। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि आपने अपने सिस्टम को या IT एसेट जिसको भी हमने मज़ीद सिक्योर बनाना होता है उसमें हमने सिक्योरिटी होल्स फाइंड करने हैं कि हाँ यहाँ पे वीकनेस है, यहाँ पे वीकनेस है। और अल्टीमेटली हम क्या करते हैं कि उनका एक इवेंट लॉग क्रिएट कर लेते हैं जिसको ऑडिट लॉग भी कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम उस ऑडिट लॉग को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स के साथ जो है वो शेयर करते हैं, ताकि उस IT एसेट को जिस भी लेवल पे हमने मज़ीद सिक्योरिटी हार्डनिंग प्रोवाइड करनी हो तो हम उस डॉक्यूमेंटेशन को, उस इवेंट लॉग को, उस ऑडिट लॉग को जो है वो रेफ़र कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस टॉपिक में पर्टिकुलरली एक ही स्लाइड ज़्यादा है, यहाँ पे देखें। अच्छा, अब वो वाली स्लाइड जो थी ना वो बेसिकली ये वाली है, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर नहीं आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे देखें CIS की जो बेसिक 20 कंट्रोल्स हैं ना, उन्हीं को ऐसे डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज़ में। अब वो 3 कौन सी कैटेगरीज़ हैं ये आपने शॉर्ट के लिए और MCQs के लिए देख लेना है, बेसिक, फाउंडेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल। जब हम बेसिक कैटेगरी की बात करते हैं विद रिगार्ड्स टू CIS कंट्रोल्स, तो इसमें आपके पास टोटल 6 जो हैं वो कंट्रोल्स या जिन्हें हम बेंचमार्क्स कहते हैं वो आते हैं। ठीक है, फिर फाउंडेशनल में 7 to 16 है एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल में जो है वो लास्ट 4 हैं। अब ऐसे इसका क्या मकसद है इसकी, इस कैटेगराइजेशन का, कि बेसिक, फाउंडेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल में ऐसे क्या डिफरेंस है। देखें, जो बेसिक CIS कंट्रोल्स हैं ना, तो अगर हम लाइक आपके पास CIS कंट्रोल्स हैं लेकिन आपको कोई कहे कि इसमें से, इन कंट्रोल्स में से भी सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट कौन से हैं, लाइक प्रायोरिटी अगर हमने सेलेक्ट करनी है, डिसाइड करनी है, तो हमने कहना है कि ये जो 20 कंट्रोल्स हैं ये तो ओवरऑल आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, लेकिन इनमें से जो पहले 6 हैं, जो टॉप 6 हैं, वो सबसे ज़्यादा बेसिक हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मस्ट है कि वो एटलीस्ट इन 6 कंट्रोल्स को तो जो है वो इंश्योर करे अपने सिक्योरिटी पोस्चर में। ठीक है, इसी तरह फाउंडेशनल जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एज फाउंडेशन या उनकी जो बेस वैल्यू होती है वो डिसाइड करते हैं। और अगर हम किसी
ब्रॉडर स्कोप की बात करें तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल जो कंट्रोल्स हैं ये 4 जो हैं वो रिजाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बस ये बताया हुआ है। उसके अलावा अब यहाँ पे देखें, फॉर सपोज़ अगर आपसे वो लॉन्ग में पूछ लेता है कि ये जो 6th सिक्योरिटी कंट्रोल है, दैट इज़ मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ ऑडिट लॉग्स, इसको हमने ऐसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो इसके काफ़ी सारे तरीके हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि यूटिलाइज़ 3 सिंक्रोनाइज्ड टाइम सोर्सेज। अब एक वक्त में अगर फॉर एग्जांपल हम कोई टूल यूज़ कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी को ज़्यादा हार्डन करने के लिए, तो आपने एक वक्त में एक नहीं यूज़ करना, बल्कि आपने 3 सोर्सेज जो हैं वो उनको यूज़ करना है और उस पर डिफरेंट हर सोर्स पे टाइम स्टैम्प्स लगानी है, लाइक उनका एक पूरा रिकॉर्ड आपने मेंटेन रखना है और उन तीनों को आपस में सिंक्रोनाइज भी करना है कि अगर एक में कोई चेंज हो रहा है तो वो दूसरे में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर एक में जो है वो किसी ऐसे सिक्योरिटी होल की कमी रह भी जाए तो दूसरा जो है वो उसको कवर अप कर लेगा और बाद में हम उनके डिफरेंसेस को जो है वो मैच भी कर सकते हैं और फिर हमें पता चल जाएगा कि डिफरेंस शीट जैसे निकालते हैं कि पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है वो एरर आ रहा था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम कैसे इस 6th सिक्योरिटी कंट्रोल को इंश्योर कर सकते हैं, टू एक्टिवेट ऑडिट लॉगिंग। अब हमने मेक श्योर करना है कि जो आपकी लाइक लोकल लॉगिंग है वो सारे सिस्टम्स से कनेक्टेड सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस पे जो है वो इनेबल की गई हो, ताकि एक डिवाइस पे अगर कोई चेंज आ रहा है तो सर्वर भी जो है वो फ़ौरन उसको अपडेट करे, ठीक है। इसी तरह अगर डिफरेंट डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं तो एक का चेंज सब को जो है वो पता चल जाए। अच्छा, फिर उसके बाद आता है इनेबल डिटेल्ड लॉगिंग। अब अगर फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें ऑडिट लॉगिंग को डिटेल्ड लॉगिंग तक अपग्रेड फॉर सपोज किया गया है, तो इसका मतलब है कि डिटेल्ड लॉगिंग में आपके पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, इवेंट सोर्स के जो भी इवेंट्स जो भी आपके लाइक इवेंट्स कह लें कि जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं अपने सिक्योरिटी होल्स और वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करने के लिए, उन सब के सोर्सेज एक प्रॉपर लिस्ट की फॉर्म में आपके पास हैं। फिर वो किस किस डेट पे किए गए ये पता हो, किस यूज़र ने उनको इम्प्लीमेंट किया ये पता हो, किस टाइम पे टाइम स्टैम्प होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जिस सर्वर ने या जिस भी सिस्टम ने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उसको कैरी आउट किया उसका सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस में हमारे पास आईपी और सबनेट मास्क वगैरह और आईपी एड्रेसेस आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे लास्ट जो आपके पास स्लाइड है वो है इंश्योर एडिक्वेट स्टोरेज फॉर लॉग्स, कि हमने जो भी इवेंट लॉग्स और पूरी एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट हमने मेंटेन की है। हमने ये मेक श्योर करना है कि जो आपका सिस्टम है उसके पास इतनी इनफ स्पेस भी हो, इतनी मेमोरी भी हो कि आपके पास जो है वो सारी डिटेल आपके सिस्टम में जो है वो सेफ़ रह सके। ये ना हो कि हम इवेंट लॉग तो क्रिएट करने का डिसाइड करें बट एट द वेरी एंड हमें पता चले कि हमारा सिस्टम जो है वही नहीं उसको सपोर्ट कर रहा, कि उसकी इतनी मेमोरी नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हम अपने सिस्टम में अच्छे से सिक्योरिटी को कैरी आउट नहीं कर पाएंगे और जब कर नहीं सकेंगे तो हमें बाद में वल्नरेबिलिटीज़ और वीकनेसेस का पता चल रहा होगा, लेकिन तब तक जो है वो हैकर्स एक्सप्लॉइट कर चुके होंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है 158। यहाँ पे बेसिकली जो 6th सिक्योरिटी कंट्रोल हम देख रहे थे उसी की आगे एक्सटेंशन है। ये स्लाइड हम देख चुके हैं कि कैसे 3 कैटेगरीज़ में इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और तरीका है कि सेंट्रल लॉग मैनेजमेंट, के हमने मेक श्योर करना है कि जो एक कोई सेंट्रल सिस्टम होना चाहिए जो क्या करे कि आपकी सिस्टम में फॉर सपोज़ आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 10 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। हर कंप्यूटर जो है वो अपने हिसाब से अपनी तरफ से जो है वो एक एक इवेंट लॉग की लिस्ट कह लें कि क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सेंट्रल लॉग मैनेजमेंट का सिनेरियो सेटअप हुआ हुआ है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो 10 के 10 जो कंप्यूटर्स हैं वो अपना डेटा पहले सेंट्रल मैनेजमेंट को सेंड करेंगे और फिर वो जो है क्रॉस चेक करेगी और उनकी एनालिसिस करेगी और रिव्यू करेगी, लाइक रिव्यू आपको बाद में इशू करेगी कि हर कंप्यूटर ने जो भी इवेंट लॉग्स क्रिएट किए थे आया उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी है या नहीं, ठीक है। तो इसलिए सेंट्रल लॉग मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है इस सिक्योरिटी कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है डिप्लॉय SIEM और लॉग एनालिटिक्स टूल। अच्छा, अब यहाँ पे डिप्लॉय मीन्स टू यूज़। अब ये SIEM क्या है? इट इज़ बेसिकली सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, राइट। अब वो कह रहे हैं कि आपने अपने सिस्टम में आपने जो है वो यूज़ करना है और इम्प्लीमेंट करना है किस टूल को? SIEM टूल को। इससे क्या होगा कि आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सिक्योरिटी के
इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हैपनिंग्स हो रही हैं, उनका भी एसएच रिकॉर्ड रहेगा आपके पास, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट टूल्स आपने यूज़ करने हैं एनालिसिस के लिए और सिक्योरिटी हार्डनिंग के लिए। और ये कौन कौन से टूल्स हैं, जैसे नेसेस, कॉलेज और CIS कैट प्रो, जिनको हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाती है स्लाइड रेगुलरली रिव्यू द लॉग्स। अब ये नहीं होना चाहिए कि हमने फॉर एग्जांपल एक बार इवेंट लॉग क्रिएट किया और फिर उसके बाद 10 महीने के बाद हम कहें कि अच्छा ठीक है अब हमने फिर रिव्यू क्रिएट करना है, फिर 10 लाइक बहुत ज़्यादा अरसों के बाद, लाइक फ्रीक्वेंटली अगर हम नहीं कर रहे किसी चीज़ को कैरी आउट, तो इसे अल्टीमेटली क्या होगा कि आप एक दिन जितना मर्ज़ी अच्छा इवेंट लॉग क्रिएट कर लें, लेकिन अगर उसको एक अरसे के बाद हमने दोबारा से करना है, कंसिस्टेंट नहीं रहना, तो क्या होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हैकर्स इजीली उसका सिक्योरिटी सिस्टम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अपने सिस्टम में सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि आपने अपने लॉग्स को रेगुलरली लाइक फ्रीक्वेंट बेसिस पे उसको रिव्यू करना है, और उसमें कोई भी सिक्योरिटी होल्स या कोई फिक्सेस या पैचेस की ज़रूरत है तो हमने जो है एबनॉर्मल इवेंट्स वहाँ पे चेकआउट करने हैं कि अच्छा यहाँ पे पैचिंग और फिक्सिंग की ज़रूरत है, और अल्टीमेटली हमने वहाँ पे वो पैचेस अप्लाई करने हैं। और वैसे मोस्ट रिकमेंडेड ये होता है कि आपने जो है वो क्वार्टरली लाइक आफ्टर एवरी 3 मंथ्स जो है वो आपने इवेंट लॉग्स को दोबारा से अपडेट करना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है रेगुलरली ट्यून SIEM। अच्छा, अब ये जो टूल है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, उसको रेगुलर बेसिस पे जो है वो आपने ट्यून करना है, और इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे जो इवेंट्स हैं वो आपस में कोरिलेट करेंगे, लाइक हम उनको इकट्ठे मिला के एक कह लें कि डेटा को हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकेंगे, और बेटर वे में हम एनालाइज कर सकेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन और उसका सिक्योरिटी पोस्चर उस वक्त कहाँ पे स्टैंड करता है, वो कितने पानी में है, और हमें क्या क्या जो है उसमें अपडेट वगैरह करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये था टॉपिक नंबर 158। अब 59 और 60 एक बार देखते हैं। अब हमने लाइक जो हम क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं उसमें 7th कंट्रोल देखना है, जो ईमेल और वेब ब्राउज़र प्रोटेक्शंस के बारे में है। अच्छा, अब ये है टॉपिक नंबर 159। इसमें ईमेल और वेब ब्राउज़र को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसकी बात करनी है, और ये आपके पास जो है वो 7th क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल है। और ऐसे ईमेल और वेब ब्राउज़र को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमने मिड टर्म्स के सिलेबस में जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स पढ़े थे, वो बेसिकली क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है कि आप 100 ईमेल्स फॉर एग्जांपल रिसीव कर सकते हैं, कि कैपेसिटी 100 ईमेल्स की है, लेकिन जो हैकर्स होते हैं, जो इलीगल यूज़र्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके सिस्टम में फॉर सपोज 500 ईमेल्स इकट्ठी सेंड कर देते हैं, 500 नोटिफिकेशंस, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका सिस्टम तो 100 ईमेल्स को सपोर्ट कर रहा था कि वो इतनी एक वक्त में रिसीव कर सकता है, और आपको रिसीव लाइक हैकर्स ने आपको कितनी सेंड कर दी हैं, 500, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है, और जो काम की ईमेल्स होती हैं वो हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और आपका जो बाकी सिस्टम है वो पहले ही हैंग हो चुका होता है, ठीक है। इसलिए ईमेल्स को और इसी तरह वेब ब्राउज़र्स को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इसलिए ज़रूरी है। फिर ये आपके पास स्लाइड आ गई, और यहाँ पे आपने ये देख लेना है कि ईमेल वाला जो है वो हमारे पास फाउंडेशनल कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसलिए एक दो बार इस स्लाइड को रीड करें सो दैट आपके माइंड में ये पता हो कि बेसिक में कौन से कंट्रोल्स आ रहे हैं, फाउंडेशनल में कौन से हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल में कौन से हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पहली बात है कि इंश्योर यूज़ ऑफ ओनली फुली सपोर्टेड ब्राउज़र्स एंड ईमेल क्लाइंट्स। अब आपने क्या करना है कि किसी थर्ड पार्टी या ऐसे किसी अनसेफ ट्रैक को यूज़ नहीं करना ईमेल्स को एक्सेस करने के लिए, या फिर वेब ब्राउज़र्स भी आपके जो हैं वो फुली सपोर्ट करने चाहिए, सारी पॉलिसीज़ और कंप्लाइंट होने चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, ठीक है। इसी तरह सेकंड हमने देखना है कि हमने अननेसेसरी या अनऑथराइज्ड जो ब्राउज़र्स और ईमेल क्लाइंट प्लगइन्स हैं, जो एक्सटेंशंस या एड-ऑन्स आपने अपने सिस्टम में इन्हेंस्ड फंक्शनैलिटी के लिए इंस्टॉल किए हुए हैं, आपने उनको डिसेबल कर देना है इन केस अगर वो किसी प्रॉपर ट्रस्टेड एजेंट से या किसी ट्रस्टेड वेंडर की तरफ से नहीं है, ठीक है।
अच्छा, अब थर्ड कंट्रोल की बात करते हैं, लिमिट यूज़ ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस इन वेब ब्राउज़र्स एंड ईमेल क्लाइंट्स। अब आपने जो है वो मेक श्योर करना है कि जो आपके वेब ब्राउज़र या ईमेल क्लाइंट्स लाइक ईमेल्स हैं, उनमें हमने सिर्फ वही लैंग्वेजेस यूज़ करनी है जो ऑथराइज्ड हों, जो फुली आइडेंटिफाइड हों अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी कंट्रोल्स, ठीक है। तो ये नहीं है कि हर आने वाली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को आपने अपनी वेब डेवलपमेंट में फॉर सपोज जो है वो यूज़ कर लेना है। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि वो ऐसे सेफ़ है, सिक्योर है या नहीं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हम माने जाने वाली हर अगर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को अपने सिस्टम में ऐड ऑन कर लेंगे तो आपका सिस्टम ज़्यादा वल्नरेबल और वीक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि मेंटेन करना है और इन्फोर्स लाइक स्ट्रेंथन करना है नेटवर्क बेस्ड यूआरएल फ़िल्टर्स को। और ये फ़िल्टर्स हम लाइक यूआरएल्स और जो एड्रेस बार में हम एड्रेसेस लिखते हैं, वेब एड्रेस, वो उन सब ऐसे उन सब को फ़िल्टर करेगा और ये मेक श्योर करेगा कि हम सिक्योर साइट्स जो हैं वो सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इस टॉपिक में लास्ट स्लाइड है, सब्सक्राइब टू यूआरएल कैटेगराइजेशन सर्विस। तो हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी चीज़ को सब्सक्राइब करते हैं, जैसे हम किसी यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें क्या होता है कि उस चैनल की जो भी न्यूएस्ट फीड होती है, लेटेस्ट अपडेट होती है, हमें वो मिलती रहती है, ठीक है। इसी तरह हम यूआरएल कैटेगराइजेशन सर्विस को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो उनकी लाइक पॉलिसीज़ में जो भी चेंज आएंगे फ़ौरन से हमें अपडेट मिल जाएगी और हम अपने सिस्टम को उसके अकॉर्डिंग जो है मेंटेन कर सकेंगे। इस वीडियो के लास्ट टॉपिक को हम देखते हैं, विच इज़ टॉपिक नंबर 160। और ये बेसिकली 7th जो हम क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल पढ़ रहे हैं उसी की आगे एक्सटेंशन है।